जय हिंद। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित जो थर्ड एडिशन बुक है, जो ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के द्वारा बिहार दरोगा का थर्ड एडिशन बुक जो ज्ञान धारा पब्लिकेशन के द्वारा यह प्रकाशित किया गया पुस्तक है। इसमें आपका 25 सेट दिया गया है। 2024 से 2008 के बीच जितने भी दरोगा का एग्ज़ाम, पीटी या मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, सभी दिया गया है। जो 2024 में 64वें पोस्ट के लिए या 1275 पोस्ट के लिए पीटी या मेंस के एग्ज़ाम हुए, सभी क्वेश्चन इस बुक में है। अगर इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जो 1717 पोस्ट के लिए मेंस के क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। अगर इसका भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने प्यारे दोस्तों के साथ। आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जो आपका यह 22 जुलाई 2018 का पेपर हुआ था, जो पार्ट आज 3 देखेंगे। देखते हैं 38 क्वेश्चन के साथ 37 क्वेश्चन हो चुका था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 1929 में किया गया था। पूर्ण स्वराज्य का घोषणा जो 1929 में किया गया था। इससे आइए संबंधित घटनाओं को देखते हैं। जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा जो 1929 में की गई थी। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूपों में मनाने का निर्णय लिया गया था। 1929 में लाहौर के अधिवेशन में ही प्रत्येक वर्ष जो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूपों में मनाने की निर्णय लिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किए थे। 1929 से अतिरिक्त उन्हें 1936 के लखनऊ अधिवेशन और 1937 के फैजापुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1929 में और 1936 के लखनऊ अधिवेशन में और 1937 के फैजापुर अधिवेशन के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किए थे। जो गांव में आयोजित होने वाला मात्र अधिवेशन एकमात्र था। जो फैजापुर का अधिवेशन था, यह एक गांव में होने वाला अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा। आइए बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। यह आपका 64वें पोस्ट मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भारतीय संविधान में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किन्हें चुना गया था? जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। वरिष्ठ होने के कारण इन्हीं को चुना गया था। और 13 दिसंबर 1946 को अस्थायी तौर पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे देखते हैं हम। संविधान सभा का अगली बैठक जो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूपों में चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी उपाध्यक्ष हरीश चंद्र मुखर्जी को चुना गया था। हरीश चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रोलियर पुस्तक की रचना की। संविधान सभा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय निर्माण में लगा था। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे।
संघीय समिति सदस्य के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नहीं है, आइए देखते हैं बिना टाइम। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो गवर्नर जनरल परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई थी। इस प्रकार प्रांतीय परिषद में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। परिषद की शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ साथ वार्षिक बजट पर विचार और विमर्श करने का तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली को शुरुआत किया गया था। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को माल्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को माल्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। लॉर्ड माल्ले ने भारत का सचिव था तथा लॉर्ड मिंटो ने भारत का वायसराय था। इन दोनों के नाम को मिलाकर माल्ले और मिंटो को मिलाकर माल्ले मिंटो सुधार 1909 के शासनकाल के समय थे यह दोनों लोग। इस अधिनियम द्वारा मुसलमान को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। लॉर्ड मिंटो का सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिकता के जनक किसको जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिख, यूरोपीय लोग और आंग्ल भारतीय एवं ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। 1919 के मॉन्टेगू भारतीय सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। इन दोनों को मिलाकर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? इनमें से जो भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरत नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो अधिकृत संपत्ति से नहीं, जबकि वंशानुक्रम से हो, जन्म से, देशीकरण से हो सकता है। तो आइए बेहतरीन डिस्कशन के साथ देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान का उल्लेख करते हैं। भारत के ब्रिटेन के समान एक नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। जो भारत के संविधान में नागरिकता लिया गया है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता का संबंध विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया गया था। इस अधिनियम वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 और 2019 में संशोधन किया गया है, जो 6 बार संशोधन कर चुके हैं। यह अधिनियम वर्तमान में भारतीय नागरिकता संबंधित प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार की यथासंभव है। तो आइए 5 प्रकार कौन कौन सी है तो उसको देखते हैं। जो आप पहला, जन्म के आधार पर, वंशज परंपरा के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि अर्जन, जबकि ऑप्शन में दिया था पूंजी अर्जन के संबंध में, तो वह पूंजी नहीं भूमि के अर्जन पर हो सकता है। नागरिकता का अंत कितने प्रकार से किया जाता है? जो नागरिकता का अंत 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं 3 कौन कौन सा है। किसी अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वयं समाप्त हो जाता है। नागरिकता का परित्याग करने पर, यह सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर यह आपकी नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। भारत सरकार निम्नलिखित में
निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कर सकता है? किस किस द्वारा? तो यह 5 हैं, जो संविधान के प्रति अनुष्ठा दिखाने पर, युद्ध काल के शत्रु की सहायता करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, या पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करके 5 वर्षों के भीतर किसी अन्य देशों द्वारा 2 वर्षों की सजा पाने पर, लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति जो अनुच्छेद 11 के तहत संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, उपाध्यक्ष को। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। लोकसभा संसद का निम्न सदन कहते हैं। इसके सदस्य का जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव द्वारा चुनती है। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनते हैं। वर्तमान में लोकसभा 17वीं का अध्यक्ष ओम बिरला हैं और 17वीं के लोक महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं और लोकसभा के विपक्ष का नेता है जो राहुल नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। आइए लोकसभा का गठन देखते हैं। लोकसभा का गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा का जो 80 में, लोकसभा का 81 में है। अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर वृद्धि की गई थी। तो आइए कब कब वृद्धि किया गया है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करते हुए लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 525 निश्चित की गई थी। पुनः 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा, जो यह वेबसाइट दिया गया है इस पर आप देख सकते हैं, के द्वारा लोकसभा का अधिकतम संख्या जो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी 31वें संविधान संशोधन द्वारा। परंतु अब गोवा, दमन और दीव का पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्यों का राज्य का निर्वाचन होगा और 20 सदस्यों संघीय क्षेत्रीय निर्वाचन में किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इन्हें सदस्यों में से 524 सदस्य राज्य से और 19 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किया जाता है। किंतु 114वें संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 को लोकसभा द्वारा राज्य के विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय मनोनीत समाप्त कर दिया गया है। बिहार राज्य से लोकसभा सदस्य 40 तथा राज्यसभा में 16 सीट है। बिहार का लोकसभा में 40 सीट है जबकि राज्यसभा में 16 सीट है। संविधान का अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों का व्यवस्था की गई है। लोकसभा उपाध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष का अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जेबी मलयंकर थे। मलंग अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी नई लोकसभा तक अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष का अधीन ही लोक सचिवालय कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष के अधीन ही लोकसभा सचिवालय कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लोकसभा सचिवालय का नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 98 में लोकसभा सचिवालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 98 में लोकसभा सचिवालय का उल्लेख है। वर्तमान में लोकसभा का महासचिव जो उत्पल कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पूछा है तो जम्मू कश्मीर हटा दीजिएगा, यह केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, आपका ऑप्शन सी होगा जो पंजाब में नहीं है। तो आइए देखते हैं। भारत के पंजाब राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। संविधान
का भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 राज्य के विधानमंडल के बारे में वर्णित है। अनुच्छेद 168 में एक कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों के 2 सदनों के अन्य राज्यों में से एक सदन को मिलाकर बनेगा। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होंगे वहाँ का एक नाम विधान परिषद होगा और तथा दूसरा विधान सभा होगा। एक का विधान सभा परिषद होगा, एक का विधान सभा होगा। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और राज्य का सदन वाले राज्यों में विधानसभा के 2 सदनों वाले राज्यों का विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में है, अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। ऊपर देखिएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, नीचे फिर आ जाइएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। 4 राज्य नीचे है, 2 राज्य ऊपर है। आइए, इसके अलावा राजस्थान और असम को भारत की संसद ने अपनी स्वयं ही विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। शेष सभी राज्यों का एक सदनीय विधानमंडल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए कुछ राज्य में विधान परिषद की स्थापना उन्मूलन के अधिकार पर अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को करता है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। 40 से नहीं कम हो सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो 30 वर्ष रखा गया है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीनतम सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र हुई तो आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होते हैं, तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही निर्वाचित होते हैं, 6 वर्षों के लिए निर्वाचित नहीं होते हैं। राज्य के विधानमंडल का गठन जो अनुच्छेद 168 के तहत किया जाता है, जो राज्यपाल, विधानमंडल और विधान परिषद है जिसमें राज्य का अस्तित्व में होता है, से मिलकर बना होता है। विधानमंडल का गठन जो राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर बना जाता है। अनुच्छेद 179 के तहत राज्य विधान परिषद के सिफारिश के आधार पर संसद द्वारा राज्यों में विधान परिषद का गठन की मंजूरी दी जाती है। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य की दर्जा समाप्त करने के बाद भारत का 6 राज्यों में से ही विधान परिषद अस्तित्व में है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, जो 6 राज्य हो गया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? मूल अधिकार कौन सा जो भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? 15, 16, 19, 29 और 30 है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए में दिख रहा है जो 15, 16, 19 और 29 दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन ए होगा और 30 भी है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार भारतीयों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जैसे 15 अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म, स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर का समानता। अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्र आदि विषय पर कुछ अधिकार का संरक्षण देता है, अनुच्छेद 19। आइए अनुच्छेद 29 को देखते हैं। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण करता है और 19 अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थान के स्थान पर
और प्रशासन करने के अल्प वर्गों का अधिकार, जो अनुच्छेद 30 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन का चुनाव करना है। इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है, तो आइए देखते हैं। राज्य में 12 वर्षों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। हाँ, सही है। प्रत्येक प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां का राज्यसभा चुनाव लड़ सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं, आपका ऑप्शन गलत है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदन मनोनीत करते हैं, ये भी सही। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन के साथ देखते हैं। राज्यसभा एक स्थानीय सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता है। इसके सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों का सेवानिवृत्त होते हैं, जो अनुच्छेद 83 के क्लाउज ए के तहत, अनुच्छेद 80 के क्लाउज 3 के तहत राज्यसभा में कला, साहित्य और विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से विशेष कार्यों करने वाले 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या राज्य का सदन एवं राज्य परिषद कहा जाता है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। लोकसभा को निम्न सदन तथा जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन या जनता का सदन कहा जाता है। वर्तमान के लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। इन सदस्यों में से 524 सदस्य राज्य से और 19 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के होते हैं। प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किया जाता है, किंतु 194वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 को लोकसभा एवं राज्य के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय मनोनीत समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन का चुनाव करना है। इसमें सत्य कथन कौन सी है? वित्तीय आयोग संवैधानिक निकाय है, आपका ऑप्शन ए ही सत्य है, बाकी सब गलत है। तो आइए डिस्कशन देखते हैं। वित्तीय आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता गया है। वित्तीय आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्तीय आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। वित्तीय आयोग मुख्य कार्य केंद्रीय राजस्व के राज्य में दिए जाने वाले हिस्से को निर्धारण करता है। प्रथम वित्तीय आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी थे, जो 1952 से 57 के बीच रहे थे, और 14वां वित्तीय आयोग का अध्यक्ष वाई.डी. रेड्डी हैं, जो 2015 से 20 के बीच थे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो 15वां, जो अभी वर्तमान समय में है 15वां वित्तीय आयोग का अध्यक्ष जो श्री N.K. सिंह हैं, जिनका कार्यकाल जो 1 अप्रैल 2020 से 25 तक चलने वाला है, अभी भी वर्तमान में बने हैं। वित्तीय आयोग फाइनेंशियल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत यह व्यवस्था है। राष्ट्रपति के प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यदि आवश्यक हो तो उसके पहले 5 सदस्यीय, 1 अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्यों के वित्तीय आयोग का गठन करेगा। वित्तीय आयोग का यह कर्तव्य होगा कि कर, राजस्व प्राप्त शुद्ध आगम का विभाजन केंद्र एवं राज्यों सरकार तथा विभिन्न राज्यों के बीच किस प्रकार किया जाए के संदर्भ में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। वित्तीय आयोग का कार्य देख लेते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटे जाने सकने वाले करों को प्राप्त शुद्ध राजस्व के केंद्र एवं राज्यों के हिस्से तय करने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। कर राजस्व राज्यों के बीच किस आधार पर बांटा जाए, इस संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना, जो वित्तीय आयोग का काम होता है। भारत के सचिव निधि को बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश। केंद्र एवं राज्यों को किए जाने वाले समग्र हस्ताक्षर के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश। पंचायतों एवं नगर निगम वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए एवं राज्यों को सचिव निधि को बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश, जो यह वित्तीय आयोग का कार्य होता है। उपयोग के अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा किसी विशेष समस्याओं का सलाह मांगने पर उसके संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। उदाहरण के लिए 14वें वित्तीय आयोग का जीएसटी राज्य कोष
घटने को नियंत्रण करने की सार्वजनिक ऋण को कम करने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश के लिए वित्तीय आयोग का कार्य यह सभी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? गणपूर्ति के कितने सदस्यों का आवश्यकता होती है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो 1/10 होता है आपका 25 होगा। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो राज्यसभा की गणपूर्ति 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की बैठक हेतु कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा उपस्थित होना चाहिए, गणपूर्ति कहलाता है। राज्यसभा के गणपूर्ति कोरम को 25 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि राज्यसभा के वर्तमान में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, 250 है। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम हेतु न्यूनतम सदस्य जो 55 सदस्य उपस्थित अनिवार्य है। कोरम और गणपूर्ति और पूर्ण होने के दशा में संबंधित सदन बैठक शुरू नहीं हो सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदन का गठन जो अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यह संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जो अनुच्छेद 79 के तहत। आइए राज्यसभा देखते हैं। राज्यसभा जो भारतीय संसद का द्वितीय उच्च सदन है, इसके राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्य एवं संघ क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे लोकसभा की तुलना कम शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन इसे भी अपना महत्व योग्यता होती है। आइए राज्यसभा का गठन के बारे में देख लेते हैं। जो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन के बारे में व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 80 के क्लाउज 1 में यह उपबंध किया गया है कि राज्यसभा के अधिकतम से अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाने और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य और विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें से 225 सदस्य भिन्न राज्यों से हैं और 8 सदस्य दिल्ली से हैं। 8 सदस्य दिल्ली से, जो 3 सदस्य जम्मू कश्मीर से 4 और पांडुचेरी से 1 हैं। संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित किए जाते हैं, जो शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 5 संघीय क्षेत्र कौन कौन सा है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव है। यह राज्य प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक जो अभिक्रिया दर को कोई प्रभावित नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो एंथैल्पी में परिवर्तन। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को पुराना आबंध टूटते हैं तो नए आबंध बनते हैं। ताप बढ़ाने पर लगभग सभी अभिक्रिया को दर दुगनी हो जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने का अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर बढ़ता है या घटता है? जो यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो 64वें मेंस में पूछा गया है। जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर क्या होती है? जो बढ़ती है और घटती दोनों होते हैं। सांद्रता को बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है और घटने से घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो फुलेरिन्स। आपका ऑप्शन सी होगा। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब जो फुलेरिन्स संरचना के परिवार का सदस्य है। जो फ्लोरेंस कार्बन अपरूप का एक वर्ग है। इसमें कार्बन 32, कार्बन 50, कार्बन 60, कार्बन 70 और कार्बन 84 अणु भार वाले कार्बन अपरूप होते हैं। कार्बन 60 की संरचना अधिक अस्थायी होता है, जिसे
मिस्टर फुलेरिन के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है। हीरा और ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण में एल्केन का सूत्र आप देख सकते हैं, CnH2n+2 होगा। एल्कीन का जो CnH2n होगा। एल्काइन जो एल्काइन में माइनस हो जाएगा, एल्केन में प्लस होता है, एल्काइन में माइनस, और एल्कीन में कुछ नहीं होता। कॉपर किसका मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो बेल धातु में नहीं होता है, जो घंटी बजाने वाला होता है। कांसा को बेल धातु या घंटा धातु कहा जाता है। बेल धातु में जो 90% तांबा और 10% टिन का मिक्स होता है। बेल धातु का उपयोग सिक्का और बर्तन बनाने में होता है। पीतल तांबा जो 70%, जिंक 30% का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर जो तांबा 60%, जिंक जो 20% और निकेल 20% मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर। गन मेटल जो तांबा 90%, जिंक 2% और टिन 8% का मिश्र धातु होता है, गन मेटल का उपयोग तोप गेयर बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों को सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़ों में जो सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण। एस्बेस्टस कोई प्रकार की खनिज सिलिकेट का समूह को कहते हैं, जो रेशेदार और अदहनीय होता है। इसके रेशे चमकदार होते हैं। ऊष्मीय उद्योग में काम करने वाले एस्बेस्टस का वस्त्र का पहना जाता है। एस्बेस्टस धातु का कण एस्बेस्टाइटिस नामक रोग होता है। सिलिका को धातु कण द्वारा सिलिकोसिस नामक रोग होता है। संसद का प्राक्कलन समिति है। संसद का कौन सा जो प्राक्कलन समिति है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो अस्थाई है। अस्थाई को प्राक्कलन समिति है। जो प्राक्कलन समिति का देख लेते हैं, बेहतरीन डिस्कशन। इस समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई के वित्त मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर किया गया था, जो मूलतः 25 सदस्य थे, किंतु 1956 में इनकी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर जो 30 सदस्य की गई। यह अस्थायी समिति का सबसे बड़ी समिति भी है, प्राक्कलन समिति। इस समिति के सभी सदस्यों लोकसभा द्वारा प्रति वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा लोकसभा में चुने जाते हैं। सदस्य निर्वाचित या चुने जाते हैं। इस समिति का अध्यक्ष चुने हुए सदस्यों को लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य है तो वह स्वयं ही समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, हो सकता है। यह प्रति वर्ष गठित होने वाले समिति है। निम्नलिखित कार्य देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्य देख लेते हैं क्या क्या है। जो वार्षिक अनुदानों की जांच करना, अतिरिक्त अनुदानों की जांच करना, खर्च कम करने के लिए एवं प्रशासन में सुधार लाने के लिए वैकल्पिक नीति तैयार करना, संसद के अनुदान की मांग को सिफारिश रखना। प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य मितिवित्तीय संबंधित सुझाव देना। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष के होते हैं। प्राक्कलन समिति का जुड़ावा वाहन या लोक लेखा समिति कहते हैं। प्राक्कलन समिति को जुड़ावा वाहन या लोक लेखा समिति कहते हैं। प्राक्कलन समिति को वर्तमान में अध्यक्ष गिरीश बापट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय आयोग के संदर्भ में कौन सा गलत कथन दिया गया है? गलत कथन का चुनाव करना है। जो वित्तीय आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति बाध्यकारी है? नहीं, आपका ऑप्शन ए ही गलत है। आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। वित्तीय आयोग के संदर्भ में गलत कथन दिया गया है, जबकि वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित होती है। हाँ, सही है। अभी तक 15 वित्तीय आयोग का गठन किया चुका है, सही है। संविधान का अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है, यह भी सही है। वित्तीय आयोग का संवैधानिक निकाय का गठन जो 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्तीय आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य संघ एवं राज्यों के बीच करों का आवंटन या वितरण करना होता है। आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिससे संसद के दोनों सदन समक्ष रखावते हैं। वित्तीय आयोग द्वारा की गई सिफारिश सरकार के लिए सलाहकारी प्रवृत्ति होती है। इस सिफारिश को माना या न माना सरकार की इच्छा की शक्ति पर निर्भर करती है। सही है। प्रथम वित्तीय आयोग का गठन 1951 ईस्वी की अध्यक्षता केसी नियोगी ने किए थे। सही है। वित्तीय आयोग 15वें वित्तीय आयोग का अध्यक्ष नंद किशोर हैं, जो इनका कार्यकाल 20 से 25 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो यदि मतलब सभी को बतलाना है तो यह जो चिन्ह का दिया गया प्लस मतलब इसका घटाव, तो यहाँ पर आपका परिवर्तन कीजिएगा तो आपका ऑप्शन आंसर 18 आएगा। आइए इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। जो यहाँ पर डिस्कशन देख सकते हैं, 13 + 8 - 6 भागे 2, तो यह भागा पहले भागा का कीजिएगा तब जोड़ का तब घटाव का, तो आपका ऑप्शन 18 होगा। विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है, जो 51 है, 66 है, 102 और 103, 146 है। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं 15, 17, 19, 21 और 23 का है। दो का अंतराल पर दिया गया है, जो 15 से स्टार्ट होता है, 15 से 17, 19, 21। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 83 इसमें होगा। अनुक्रम को गलत संख्या ज्ञात करना है। जो यह मेंस का पेपर है, तो मेंस में आपका 10 क्वेश्चन रहता है, मैथ है, रीजनिंग या आईडी से। जो इसका आपका आंसर ए होगा, जो 65 होगा। 7, 15, 32, 65, 138 जो अंतर दिया गया है 15 का, 15 दूना 30, 30 में आपका 2 जोड़ दिया गया है, 67 का अंतर दिया गया है, सॉरी इसमें गुणा कर दिया गया है 2 से, अब बढ़ते क्रम में जोड़ते जाना है। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता इकलौती पुत्री है, तो नवीन का मोहन से क्या संबंध है? यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो देखिए ब्लड रिलेशन से पूछता है क्वेश्चन, इसमें आपका मम्मी होगा, जो आप यह डायरेक्शन देख सकते हैं। यह भी क्वेश्चन है, जो आपका ऑप्शन तो इसमें आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन सी हुआ। निम्नलिखित विकल्प का एक चयन का श्रेणी पूर्ण करेगा। जो यहाँ पर 9 दिया गया है, 25 और 36 है। जो ए डी ए 1 हो गया और डी आपका 4 हो गया। 1 4 में 9 दिया गया है, तो यहाँ पर 1 है और 4, जो 1 4 5 में 3 का स्क्वायर कर दिया गया है। जी और 2 और 5, 2 5 जो जी का 7 है और एल का 12, दोनों घटाइएगा तो आपका 5 अंतर आएगा। 5 का स्क्वायर जो 25 हो गया। यहाँ पर जो टी 20 पर है, जेड 26 पर, दोनों का अंतर 6 होगा, जो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। यहाँ पर 21 और 22 है, यू भी दिया गया है, तो 1 का अंतर है तो 1 ही होगा। आपका ऑप्शन 1 किस में है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। यदि घड़ी के दर्पण का प्रतिबिंब 11:40 दिखाई देता है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? जो 23.66 से घटाइएगा, वास्तविक समय आपका यही होता है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट डे हो जाता है, तो उसमें माइनस कीजिएगा जो दिया मान है, तो 12:20 होगा। आपका ऑप्शन ए होगा। यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, टाइम एंड टेबल से है। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया को नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा। जो आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण या अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व ज्ञात करने के अथवा हाइड्रोजन का अन्य विद्युत धनात्मक तरह ग्रहण करने की अपचयन प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को ही उपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। आइए और इसका बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित किसकी मात्रा कम करना होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा। जो ग्रीन हाउस
हाउस गैस को प्रभाव को कम करना होता है। आइए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं, जो यह संयुक्त राष्ट्र का पहला एवं ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जो 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेंडम वर्क कनेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया था। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को इसे यूनेस्को के तीसरे सम्मेलन में अर्थात कोपो के तीसरे सत्र में क्योटो प्रोटोकॉल का स्वीकार किया गया। यह 16 फरवरी 2005 के प्रभावित हुआ था। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जो ग्रीन गैसों के उत्सर्जन में कटौती करते भूमंडलीय ताप को कम करना। जो स्टॉकहोम सम्मेलन जो स्वीडन 1972 में हुआ था, इससे पर्यावरण को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुआ था, जो 5 जून को पर्यावरण दिवस के संकल्प के रूप में पारित किया गया था। पर्यावरण दिवस भी 5 जून को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कनाडा में 2005 में हुआ था। विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके 1990 के स्तर तक लाने की सहमति दी गई थी। इस सम्मेलन में इस प्रोटोकॉल के तहत औद्योगिक देशों में 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो 5.5 से कम करना हुआ था तय। पर्यावरण संरक्षण की दिशा का पहला कठोर अंतर्राष्ट्रीय कदम जो 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानविक पर्यावरण सम्मेलन का उठाया गया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन परत को बचाने के लिए मैट्रिक संधि प्रस्तावित 1987 में हेलसिंकी जो कनाडा के सम्मेलन में अनुसार विकसित देश को 2000 ईस्वी तक और विकासशील देशों में 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन बंद करना था। यहाँ पर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, गलत टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड या स्तूप होता है, आपका ऑप्शन बी होगा, जो हमेशा सीधा होता है। किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशा में ही ऊर्जा प्रवाह हो सकता है। लिंडमान के अनुसार प्रत्येक पोषक तत्व की कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा अगले पोषक स्तर में मिलता है। जैसे घास से शाकाहारी खाएगा तो उसका 10% एनर्जी मिलेगा, और घास को मांसाहारी खाएगा, बकरी को हम लोग मुर्गा मछली खाएंगे तो उसका 100% का 10% ही एनर्जी हम लोग में आएगा। अतः ऊर्जा को पिरामिडीय समीप सीधा होता है। जैविक पदार्थों को विघटन और वियोजन की प्रक्रिया बायोडिग्रेशन कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के कष्टक का उपयोग किया जाता है? जो बैट बनाने में किस पेड़ का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो बिलो पेड़ का उपयोग किया जाता है। बिलो की लकड़ी हल्की और मजबूती होती है। बिलो के पेड़ कश्मीर में पाए जाते हैं। इस लकड़ी से बना कोयला बारूद निर्माण महत्वपूर्ण होता है। सेल्स अलावा बिलो का एक प्रजाति है, इसे व्हाइट बिलो भी कहते हैं। मेपल की लकड़ी का उपयोग वायलिन, ड्रोन, गिटार, अन्य संगीत वाद्य यंत्रों में किया जाता है। बांस बम्बोज ग्रेमिक कुल का पादप है। यह संसार का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला घास है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो नीलम्बोर न्यूसिफर होगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प। जो उपयुक्त प्रश्न में यह पूछा 2012 में यह पूछा गया प्रश्न है। जीव विज्ञान का पिता कौन कहलाते हैं? तो आपका याद होगा, जो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण आइए तथ्यों को देखते हैं। जीव विज्ञान का पिता को अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ही ने जंतु विज्ञान जियोलॉजी का जनक कहते हैं।
बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। वनस्पति विज्ञान, जो बोटनी का जनक थियोफ्रेंस को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को हिस्टोरिकल प्लाटेंजम नामक पुस्तक की लिखा था। हिप्पोक्रेटस की रचना, जो चिकित्सा विज्ञान के जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कुटक फल है? इनमें से कौन सा एक फल है? तो सेब और काजू, सेब और काजू आपका फल है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। सेब और काजू फूल है, सॉरी यह फूल है, जबकि अमरूद और लीची फल है। आपका ऑप्शन बी, सी और डी होगा। वैसे फल जो परिपक्व अर्थात पूर्णतः निर्मित अंडाशय से होते हैं, उनका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। सामान्यतः इसमें एक फल भीति और बीज विद्यमान होता है। यह कूट फल कहलाते हैं, जैसे सेब, काजू इत्यादि। अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को वास्तविक फल कहा जाता है। लौंग, पौधे, बंद कलिका, संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।